आदाब खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तरन्नुम रिजवी। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अहम खबरों पर। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बुध तक के लिए मुलतवी। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस इजलास में मरकजी सरकार की अहम बिलों को मंजूर करने की कोशिश भी करेगी। पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया से किया खिताब। कहा, मुट्ठी भर लोग पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। हुड़दंग वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास नतीजा खेज साबित होगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की 115वीं यौम तासीस तकरीब में लिया हिस्सा। कहा, सख्त मेहनत का कोई मुतबादिल नहीं हो सकता और शॉर्टकट का रास्ता किसी शख्स को भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। संभल तशद्दुद मामले में 4 लोगों की हुई मौत। दर्जा 12 तक के स्कूल बंद। इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी आयद। इंतजामिया ने 21 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें 2 खवातीन भी शामिल। और हरदोई में बस और जीप की टक्कर में 5 लोगों की मौत, 4 संगीन तौर से जख्मी। वहीं बरेली में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। जेर तामीर पुल पर चढ़ी कार नदी में गिरी। और अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज से शुरू हो गया है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले इस इजलास में गौर खौस के लिए वक्फ तरमीमी बिल समेत 16 बिलों की फेहरिस्त तैयार की गई है। इस सेशन में मरकजी सरकार कई अहम बिलों को मंजूर करने की कोशिश भी करेगी। हालांकि हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 27 नवंबर 11 बजे दिन तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में अपोजिशन के हंगामे की वजह से चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी। मंगल को यौम आइन की वजह से ऐवान की कार्रवाई नहीं होगी। अब बुध को ऐवान की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह दोनों ऐवान में मजबूत बहस की उम्मीद जाहिर की है। हालांकि उन्होंने अपोजिशन की नीयत पर भी सवाल उठाए। साथ ही कहा कि सियासी फायदे के लिए मुट्ठी भर लोगों की हुड़दंगबाजी के जरिए पार्लियामेंट को कंट्रोल करने की कोशिश चल रही है, लेकिन इनका मकसद कामयाब नहीं होना और अवाम उन्हें सजा भी देती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जिनको अवाम से मुसलसल नकारा, वो भी अपने साथियों की बातों को भी नजरअंदाज करते हैं और जमहूरियत के जज्बात की तौहीन करते हैं। को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं। उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है ताकि उम्मीदों पर
ताकत को नजरअंदाज करके कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तारीख गवाह है कि जिसने नौजवानों को नजरअंदाज किया वो आगे नहीं बढ़ा है। काशिया जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है, इसमें बीएचयू और उत्तर प्रदेश कॉलेज की जिम्मेदारी तालीम के लिए मजीद बढ़ जाती है। हमें वक्त के साथ कदम मिलाकर चलना है। आज तकनीक का दौर है और इसको कबूल करना होगा। शॉर्टकट का रास्ता किसी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। याद रखना, आज का समय क्वालिटी का, उत्कृष्टता का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या प्रयास हम कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने का। और उस दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आप आगे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे और लोग आपके बारे, आपके पीछा, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए मजबूर होंगे। हम दूसरों के पीछे न जाएं, बल्कि लोग हमारे कार्यों से हमें फॉलो करें। ऐसा आदर्श हमें प्रस्तुत करना होगा, लेकिन ये कड़ी मेहनत से होगा। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं हो सकता, और शॉर्टकट का रास्ता किसी व्यक्ति को कभी मंजिल में नहीं पहुंचा सकता। याद रखना, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम को करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन शॉर्टकट का रास्ता कभी मत अपनाइए। नियमों का पालन करिए। शासन के नियम सुशासन की स्थापना के लिए, एक सर्वसमावेशी समाज के निर्माण के लिए होते हैं। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं तो फिर कानून आपको पूरा संरक्षण देगा, आपको सम्मान भी देगा, आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे अवसर भी देगा। उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए पर्यटक वायुसेना सर्विस का आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश के सयाहत के वजीर जयवीर सिंह ने दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए हवाई सर्विस की शुरुआत की। इस सर्विस के शुरू होने से सयाह तैयारी से दुधवा नेशनल पार्क पहुंच सकेंगे। लखनऊ मुंजहा हवाई पट्टी के दरमियान 8 सीटर तैयारी के दिन में 3 उड़ानें होंगी और हर शख्स का किराया 5,000 रुपये होगा। मुसाफिर अब महज 1 घंटे में सफर कर सकेंगे। हवाई खदमात शुरू होने से पलिया की तरक्की के भी पंख लगेंगे और लखनऊ दुधवा हेली सर्विस से सयाहों को फायदा होगा। टूरिज्म के अंतर्गत आज पर्यटन वायुयान सेवा शुरू की जा रही है और इससे दुधवा को दी जाएगी, पलिया पे उतरेगी और इस तरह से लखनऊ से दुधवा तक का जो सफर 4 घंटे में था उसका समय काफी कम हो जाएगा और लोग बहुत आराम से वहां पहुंचेंगे और हमारे इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अब वहाँ पे टाइगर्स भी बहुत बढ़ गए हैं। तो लोगों को टाइगर अक्सर देखने को मिलता है। टाइगर, हाथी, गेंडे और हर जगह नहीं मिलते हैं जितने की दुधवा में मिलते हैं। तो मैं कहूँगा दुधवा में इको टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ेगा। रियासत के समाजी बहबूद की वजीर ममलिकत असीम अरुण ने हरदोई में संभल मामले को लेकर कहा कि संभल में जो सर्वे का काम हो रहा था उसे हर हाल में मुकम्मल कराया जाएगा। जिन्होंने इसकी मुखालफत की है और कानून हाथ में लिया है उनसे सरकार सख्ती से निपटेगी। संभल फसाद पर अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने हमेशा सबको तोड़ने वाला काम करने की कोशिश की है और वो हर बार इसमें नाकाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे का काम पूरा कराया जाएगा और साथ साथ जिन्होंने तशद्दुद किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संभल जिले में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए फसाद की वजह से इंतजामिया ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 दिसंबर तक संभल में बाहरी शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। संभल जिले की सदर कोतवाली इलाके में वाक़े शाही जामा मस्जिद में इतवार को सुबह जब टीम सर्वे के लिए पहुंची तो वहां पर भीड़ जमा होना शुरू हो गई। हुजूम ने सर्वे की मुखालफत करना शुरू कर दी और अफसरान को समझाने के बाद वहां पर तैनात पुलिस एहलकारों पर पथराव करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने हुजूम को निकालने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। लेकिन इसी दौरान वहां 3
तरफ से जमा भीड़ ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों जानिब से हुई फायरिंग में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं देर रात इलाज के दौरान अस्पताल में एक जख्मी की मौत की खबर है। पुलिस ने 2 खवातीन समेत 25 को हिरासत में लिया है। जिले में इस फसाद के बाद अब इंतजामिया ने बड़े कदम उठाते हुए 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों के संभल में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। जिला बेसिक तालीमी अफसर ने जिले में हुए तशद्दुद और आगजनी के बाद नर्सरी से दर्जा 12 तक संभल तहसील के सभी स्कूलों को 25 नवंबर तक बंद करने के हुक्म जारी किया है। वहीं संभल में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। इंतजामिया ने संभल में तशद्दुद भड़काने के मामले में रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क और रुकन असेंबली नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 25 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। करीबन 700-800 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। चौकी प्रभारी एकता द्वारा जो पूर्व में जो हमने बताया था वो एक अलग मुकदमा, और एक संजीव कुमार नामक व्यक्ति द्वारा उन्होंने भी मैगजीन और टीएसएम जो टीयर स्मोक ग्रेनेड है उनकी जो लूट का मुकदमा है वो भी लिखवाया गया है। और मेरे पीआरओ जिनके पाँव में नकासा थाना क्षेत्र में जो मैं और डीएम साहब जब जा रहे थे, हमारे ऊपर जब ईंट से वहाँ पे घर की 2 महिलाओं ने ईंटें दागी और उनके घर के बगल से वहाँ से जब फायर आया, पीआरओ साहब के पाँव में गोली लगी थी। पीआरओ साहब का भी ट्रीटमेंट करवाया गया है। उनके द्वारा 150 लोगों के खिलाफ थाना नकासा में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। वर्तमान में 22 लोग थाना कोतवाली से और थाना नकासा से 3 लोग हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल 25 लोग अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। ड्रोन के फुटेज की स्टडी कर ली गई है। उनके छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटोज बनवाए जा रहे हैं और उनको सर्कुलेट किया जाएगा, और जो लोग उनको बताएंगे उनको उचित इनाम भी दिया जाएगा। जो इन लोगों के बारे में सूचना देंगे ये दंगाई और बलवाई कौन थे, और सारे सीसीटीवी फुटेज हैं उनको भी कलेक्ट कर लिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस धरपकड़ में जल्दी जो भी नामजद अभियुक्त हैं और जो भी अन्य अभियुक्त हैं उन सब लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। 19 नवंबर को सब शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। उसके बाद जुम्मे के नमाज के दिन भी हमारी पुलिस व्यवस्था थी इतनी ही शांति से संपन्न हुआ। और मैं कहूंगा कि कल भी 10 बजे तक पूर्ण शांति थी। हल्की पत्थरबाजी थी, हल्का बल प्रयोग था, सब कुछ हो चुका था। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से सर्वे हो चुका है, उसके बाद अचानक से पत्थर शुरू हो गए थे और उसके बाद सब कुछ स्टार्ट हुआ। और संभल से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। संभल तशद्दुद को ले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ है। पुलिस की गोली से नहीं हुई किसी की मौत, ये बात वाजे की है वहां के कमिश्नर ने। और आंजनेय कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देसी कट्टे के कारतूस से मौत का इंकशाफ है। आपको बता दें कि संभल में तशद्दुद के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी और ऐसा माना जा रहा था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि किसी की भी मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। और कमिश्नर आंजनेय कुमार का कहना है कि पुलिस की गोली से किसी की भी मौत नहीं हुई है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है कि मौत देसी कट्टे से हुई है। फिलहाल खबरों में वक्त है एक वक्फे का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। बात करते हैं गोरखपुर की। गोरखपुर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गौवंश जोड़ी को मंदिर की गौशाला में दुलार करके उन्हें अपने हाथों से गुड़ खिलाया।
पूरे मुल्क में मशहूर गोरक्षपीठ में मुल्क की नायाब नस्ल में शामिल आंध्र प्रदेश की पुंगनूर गाय सबकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करती है। वज़ीर आला ने योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों के मसाइल सुने। वज़ीर आला ने एक एक करके लोगों के पास गए और उनके मसाइल को सुना और अफसरान को फौरी तस्फिया के लिए हिदायत भी दी। वज़ीर आला ने लोगों को यकीन दिलाया कि सरकार हर मुतासरा के मसाइल का इजाला करवाएंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को हिदायत दी कि अवाम की परेशानियों को संजीदगी से सुने और उनकी फौरन तस्फिया के लिए काम करें, जिससे अवाम को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उत्तर प्रदेश में 9 असम्बली सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाब में कुंदर की असम्बली सीट पर बीजेपी ने तारीख रकम की है। बीजेपी के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने मुस्लिम अक्सरियत वाली सीट कुंदरकी पर 31 बरस के बाद कमल को खिला दिया है। रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी रिजवान को शिकस्त देकर ज़मीनी इंतखाब में रियासत की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। इस दौरान मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम में फ़र्क नहीं समझा है, सभी का काम किया। हमारी कुंदरकी में राष्ट्रवाद की जीत है, सभी मज़ाहिब की जीत है। इस इंतखाब में हमको 80,000 वोट मुस्लिम राय दहिंदगान से मिले हैं। आइंदा असम्बली इंतखाब में 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम राय दहिंदगान का वोट मिलेगा। राष्ट्रवाद की जीत है और ये सर्व धर्मों की जीत है, सर्व वर्गों की जीत है, सर्व जातियों की जीत है। यहाँ कोई जातिवादी लोगों ने अफवाहें फैलाने का काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया, लेकिन यहाँ पर सब चीज़ों को तोड़ के, सब बैरियर तोड़ के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रामवीर सिंह को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में देखा और विजय दिलाई। नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने पर पार्टी कारकुनान को मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आला कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम पहुंचे, जहां उन्होंने अवामी नुमाइंदों और इंतजामी अफसरान की मौजूदगी में मुस्तफिदीन को प्रधानमंत्री रिहाइश खुद इमदादी ग्रुप, आयुष्मान और तग़ज़िया किट तकसीम करके एजाज़ से सरफराज किया। उन्होंने इंतजामिया के अफसरान के साथ मीटिंग करके सरकार के जरिए चलाई जा रही फलाही स्कीमों का जायजा लेकर जरूरी रहनुमा हिदायत दी। सहाफ़ियों से उन्होंने कहा कि आज तरक्याती कामों का गहराई से मुआयना किया गया है। लखीमपुर खीरी जिला तरक्यात के नजरिए से मॉडल बने, इस पर सरकार काम कर रही है। तो लगातार अखबार में छापते रहे हैं, लोगों को पढ़ने को मिलता रहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, उसकी शुरुआत हुई। दूसरा जनपद के अंदर विकास कार्यों की गहराई से समीक्षा की गई है। अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए हैं। डिटेल सूचना यहाँ अभी सूचना अधिकारी के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। लखीमपुर जिला विकास की दृष्टि से मॉडल बने, यह प्रयास है, क्योंकि यहाँ कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक काम हो रहा है और किसानों की समस्याएं, उनका समाधान, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। बटालियन सरहदी सिक्योरिटी फोर्स ऑल वुमेन गंगा रिवर राफ्टिंग एक्सपेक्टेशन 2024 प्रोग्राम के तहत सरहदी सिक्योरिटी फोर्स खवातीन विंग का 20 रुकन ग्रुप प्रयागराज पहुंचा। गंगोत्री से गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की ये यात्रा 53 दिनों में मुकम्मल होगी। इस यात्रा का एक ठहराव प्रयागराज के संगम पर हुआ, जहां बड़ी तादाद में स्कूली तलबा व तलबात ने एक अजीमुश्शान गंगा स्वच्छता मुहिम के तहत नमामि गंगे स्कीम के तहत एक रैली को निकाला। इस रैली के तवस्सुत से आवाम को बेदार किया गया। इस मौके पर 20 रुकन खवातीन ग्रुप की हेड प्रिया मीना ने बताया कि ये ग्रुप जगह जगह खवातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से लोगों को बेदार कर रहा है और गंगा की सफाई के लिए लोगों को राग़िब कर रहा है। हमारा ये जो बीएसएफ और नमामि गंगे का एक ज्वाइंट वेंचर है, जो कि जो गंगा के किनारे यानी जहाँ से गंगोत्री और से गंगा सागर तक जाएगा, जो कि 2500 किलोमीटर तक की दूरी होगी। और हमारी जो महिला सशक्तिकरण का मेन उद्देश्य है और गंगा की सफाई, इसमें हमारी जो 20 महिलाएं हैं बीएसएफ की जो कार्मिक हैं, वो इसमें नदी के रास्ते से ही जा रही हैं और हर जगह स्थान पर रुककर वहाँ पे जागरूकता अभियान और महिला सशक्तिकरण का मैसेज दे रही हैं। ये 53 दिन का मिशन है, जो गंगोत्री से गंगा सागर तक हमारी वुमेन टीम जो है राफ्ट द्वारा ट्रैवल करेगी।
हम इस अभियान में टोटल 20 महिलाएं हैं जो इसका पार्ट हैं और हमने ये यात्रा हमारी 2 नवंबर को देवप्रयाग से शुरू की। हालांकि औपचारिक रूप से हमने 25 अक्टूबर को गंगोत्री से इसे शुरू किया, लेकिन क्योंकि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर जहां गंगा का स्वरूप ले रही है तो हमने हमारी राफ्टिंग वहां से शुरू की और 53 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद हम 24 दिसंबर को गंगा सागर में अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। मुल्क और रियासत के शुगर से मुतासर लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब आंखों की पुतलियों और झिल्लियों से शुगर की मालूमात मिल सकेगी। एएमयू के डॉक्टरों ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो बगैर खून निकाले शुगर की सतह भी बताएगी। इस डिवाइस के जरिए 1000 मरीजों पर तहकीक की गई है। पहले आंख की पुतली का फोटो लेकर उसे डिवाइस के जरिए शुगर की सतह चेक की गई, फिर ब्लड सैंपल को लेकर लैब में चेक किया गया। दोनों में रिपोर्ट बराबर आई। एएमयू के टीचर डॉक्टर हामिद अशरफ और डॉक्टर नदीम अख्तर के जरिए की गई इस रिसर्च को अब पेटेंट कराने की तैयारी हो रही है। तो इसमें हमने असल में जो आइरिस कैमरा होता है, जैसे कि आधार वाला कैमरा होता है, उसी टाइप का एक कैमरा था। उससे हमने आंखों की इमेजेस कैप्चर किया, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के भी और जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं थी उनके भी। और फिर इन दोनों फ़ोटोज़ को लेके, इन दोनों इमेजेस को लेके उसमें हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के थ्रू उन इमेजेस को एनालिसिस किया। और ये एक हॉस्पिटल में की गई स्टडी थी जिसमें हमने ये पाया कि आँखों में जो इमेजेस हैं उसमें बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में, डायबिटीज़ वाले में और जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। और हमारी स्टडी में ये पाया गया कि ऑलमोस्ट 95% पेशेंट को ईज़िली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनको डायबिटीज़ है सही तरीके से। एक बस आँखों का एक छोटा सा स्नैप लेना है जिसमें हार्डली 20 से 30 सेकेंड लगते हैं और फिर उसको जो है मशीन से हम प्रोसेस करके देख लेते हैं इसको डायबिटीज़ है या नहीं है। बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवनीत सहगल ने लखनऊ में होने वाली HSBC वर्ल्ड टूर सुपर 300 बेड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट 26 नवंबर से शुरू होकर 1 दिसंबर तक बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी के कोर्ट गोमती नगर में चलेगा। चैंपियनशिप में ओलंपियन PV सिंधु, एशियाई चैंपियन लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी समेत कई सितारे तवज्जो का मरकज होंगे। उत्तर प्रदेश की श्रुति मिश्रा अपनी जोड़ी दार प्रिया के साथ ये चैलेंज पेश करेंगे। इसमें 21 लाख की इनामी रकम रखी गई है। इसमें भारत समेत 20 ममालिक के 256 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। चीन के 25 खिलाड़ी, मलेशिया के 20, थाईलैंड के 18 खिलाड़ी के अलावा जापान, इंग्लैंड, अजरबैजान, श्रीलंका, बैंकॉक, वियतनाम, आयरलैंड, ब्रुनई, इजराइल और UAE, सिंगापुर, पोलैंड, अमेरिका, फिनलैंड, म्यांमार के खिलाड़ी शामिल होंगे। क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मैच दूरदर्शन पर बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक किया जा रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय 300 स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें कुल इनामी राशि 2,10,000 अमेरिकन डॉलर है। 20 देशों के लगभग 256 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। लगभग 163 स्थानीय खिलाड़ी हैं जो कि देश के खिलाड़ी हैं, भारत से हैं। 20 से अधिक जो हैं चाइना से हैं, मलेशिया और थाईलैंड से अधिक संख्या में है। इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड और कई और देशों से ये खिलाड़ी यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। ये एक अपने स्तर की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जो कि इस क्षेत्र में होती है। इसमें स्थानीय प्रतिभाओं को विदेशी खिलाड़ियों को देखकर सीखने का अवसर मिलता है। 26 नवंबर को यौम आइन के मौके पर लखनऊ में नवयुग निर्माण प्रतिभा एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में सरोजनी नगर इलाके के रुकन असेंबली राजेश्वर सिंह ने ज़हीन तलबा व तलबात को सर्टिफिकेट के साथ टैबलेट भी तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 26 नवंबर को हिंदुस्तानी यौम आइन करार देकर भारत के शहरियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ख्यालात को नमन करने के काबिल फ़ख्र दिन करार दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बच्चे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उन्हें आगे बढ़ाने और उनकी हौसला अफजाई करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम लोगों की है। इन्हीं युवाओं के कंधे पे देश का भविष्य है। इनको जितना हम प्रोत्साहित करेंगे, जितना इनको हम सपने दिखवाएंगे, उन सपनों को साकार करने में मदद करेंगे, देश उतना आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए तरन्नुम को। शुभ खैर।